नमस्कार। आज आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को आज सहसंयोजक बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में सेकेंड वीडियो के थ्रू आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में क्या बताया हमने, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताएंगे। इससे पहले आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। आयनिक बॉन्ड्स के साथ में दो टॉपिक हमने दिया था, एक आयनिक बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग का दिया था और उसके साथ में हमने एक अलग से दिया था बॉन्ड हैबर साइकिल, बॉन्ड हैबर चक्र। ठीक है ना। तो उसके बाद आज हम कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार किस कंडीशन में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, किस प्रकार से आप किसी यौगिक की लुईस बिंदु सूत्र बनाएंगे। ठीक है ना। तो नए बच्चों के लिए तो काफी टफ लगता है, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे तो मैं समझता हूँ काफी आसान हो जाएगा। जो भी आप लोगों के मन में दुविधा है बनाने में, समझने में, उन सारी दुविधाओं को निराकरण आज इस वीडियो के द्वारा हम करेंगे। ठीक है। तो सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। सहसंयोजक बंध, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड्स में एक मुख्य पॉइंट्स है कि दो या दो से अधिक परमाणु के मध्य बराबर की साझेदारी है ना। दो या दो से अधिक परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा जब कोई बंध का निर्माण होता है तो उसे सहसंयोजक बंध और इस गुण को सहसंयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता कहते हैं। तो कब ऐसी परिस्थिति कब होती है, जब दो बातें आप सबसे महत्वपूर्ण समझ लो कि जब कोई नॉन मेटल आधातु तत्व, पहला पॉइंट है आधातु तत्वों के मध्य और दूसरी बात सेकंड पॉइंट है जब उन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का अंतर होता है। ठीक है। दो पॉइंट आप याद कर लीजिए कि जब दोनों तत्व आधातु हो, मुख्य रूप से ऐसा नहीं कि खाली अधातु के मध्य बनेंगे, कभी धातु भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि जब दोनों तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम से कम 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का अंतर हो, तब उनके मध्य क्या होगा, साझेदारी होगी, बराबर की साझेदारी। और उसके मध्य जब बराबर की साझेदारी होगी तो जो बॉन्ड बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड। ठीक है। अब बात यह है कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आपको कैसे मालूम चलेगा।
तो जैसे मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि 6-7 तत्वों को आपको याद करना है। 6-7 तत्व अगर याद कर लोगे तो सारी बातें आप समझ सकते हो, नहीं तो नहीं। तो जैसे हम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसके बारे में बता रहे हैं। इसकी अगर याद रख लोगे 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही वर्ग में है। इसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 का डिफरेंस है, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने का डिफरेंस अगर आप तैयार कर लोगे तो आप इसके नीचे जो होगा वो निश्चित रूप से कम होगा, ठीक है। इसके नीचे वाले के सबके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब नीचे जाते हैं तो कम होता चला जाता है। अगर इतना याद रखोगे तो आप, मैं समझता हूं, कोवैलेंट बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि इन तत्वों के मध्य, किन किन तत्वों के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। कि अगर मान लो हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य यौगिक बनाना है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य क्या बनेगा? HCl बनेगा, ठीक है। तो HCl में यहाँ पे 2.1 और यहाँ 3.0, तो डिफरेंस कितना है? 1.9 का 0.9 का डिफरेंस है, जो कि 1.7 से कम है, 1.7 से कम है। तो इसके मध्य क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया कि इसमें दोनों का डिफरेंस 0.9 का है, और 0.9 का जो डिफरेंस है वो 1.7 से क्या है? कम है, और 1.7 से कम होने के कारण इसके मध्य क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में से, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में क्लोरीन की भी वैलेंसी एक होती है, तो क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसके मध्य होगी, और इस तरीके से इसके मध्य क्या बन जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए HC, और इसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस तरीके से इसके क्या बनेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब अलग अलग परमाणु के मध्य बन जाते हैं, ठीक है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तो है, लेकिन इतना अंतर नहीं है कि वो आयनिक बॉन्ड बना पाए, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के बावजूद भी सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जो होता है उसके कारण उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, और ध्रुवणता उत्पन्न होने के कारण ऐसे यौगिक को हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्शियल, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ऐसे यौगिक को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसको हम ताकतवर तत्व मानते हैं। ताकतवर तत्व होने के कारण जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, उन साझे के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिससे उसके ऊपर जो खींचेगा उसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज, और जिसके तरफ से जाएगा उसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक होने के कारण ये दो पोल बन जाते हैं, दो सिरे बन जाते हैं। देखो इसके दो पोल बन गए, ठीक है ना, एक पोल धनात्मक और एक पोल ऋणात्मक। तो दो सिरे जब बन गए उसको हम कहते हैं दो ध्रुव बन गए। पोल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? ध्रुव। तो दो ध्रुव जब बन जाते हैं उसको हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक। और अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कौन होते हैं? जब दोनों परमाणु समान होते हैं, दोनों परमाणु समान होते हैं, उनके मध्य जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में होगा। ठीक बीच में होने के कारण उसमें कोई ध्रुवणता उत्पन्न नहीं होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय सहसंयोजक, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, उसका एग्जांपल देते हैं।
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग पढ़ते रहते हो, अगर ध्यान से देखोगे समझोगे तो तैयार हो जाएगा। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन अणु में दो परमाणु हैं, दोनों समान हैं, तो दोनों परमाणु को हम दिखाने के लिए अगर हम इसको एक को डॉट और एक को क्रॉस से दिखाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को शो करने के लिए, तो इसके मध्य ठीक बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन, ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होने के कारण इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की ध्रुवणता उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे अणु को हम अध्रुवीय सहसंयोजक क्या कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक, सहसंयोजक। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो इसके मध्य सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल बॉन्ड। यहाँ क्या कहते हैं, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर? सिंगल बॉन्ड कब बनते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, दो ही बॉन्ड बन जाएगा। जैसे अब यहाँ पे एक बात और ध्यान आप लोग रखिए, फिलहाल जब तक समान प्रकार के परमाणु पढ़ा रहे हैं तो उसमें समस्या नहीं आएगी। समस्या तब आएगी जब आप एक से अधिक प्रकार के अलग अलग तत्वों के परमाणु के मध्य साझेदारी करेंगे। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखोगे कि किस तत्व की संयोजकता कितनी है, जो हमने पहले चैप्टर से अभी तक मैं हर बार याद दिलाता हूं कि हर तत्व की संयोजकता होता है, बैलेंस है कि उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसकी संयोजकता कितनी है। अगर इतना तैयार है तो आपको ये 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस तैयार करने के लिए आपको मैंने शुरू में एक लिस्ट दिया था, तो उससे आपने तैयार किया होगा। तो देखिए कि बैलेंसिंग से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है यहाँ पर। बैलेंसिंग से तात्पर्य यह है कि कोई तत्व उतना ही कोवैलेंसी सहसंयोजक लक्षण शो करेगा जितनी उसकी बैलेंसी, उतना ही वो साझेदारी करेगा। अगर इस बात को तैयार कर लोगे तो ये आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है O2, जानते हो O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु, और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसकी संयोजकता कितनी है, 2। तो 2 ही इलेक्ट्रॉनों का वो साझेदारी करेगा, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 2 जगह करना पड़े या दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह करना पड़े। समझ में आ रहा ना? तो एक इलेक्ट्रॉन अगर 2 जगह कर रहे हैं तो उसकी संयोजकता 2 पूरी हो रही है, या वो दोनों इलेक्ट्रॉन का एक साथ साझेदारी कर रहा तब भी उसकी संयोजकता 2 पूरी हो रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉनों को आप मान लीजिए ग्राफ से दिखा रहे हैं इस तरीके से, ये ठीक है। हमने इस वाले ऑक्सीजन का बनाया, ऐसे अगर इस वाले ऑक्सीजन का बनाना चाहे, सपोज हमने क्रॉस से बनाया, ठीक है, इनके भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों में डिस्टिंग्विशन के लिए, दोनों में अंतर करने के लिए आपको दोनों को सिंबल अलग अलग दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इनके और 2 इलेक्ट्रॉन इनके, तो ये जो है ये साझेदारी हो गई, ठीक है। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और इन्होंने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके मध्य क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, O2 ऑक्सीजन बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड आ रहा समझ में, 2 ही बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्यों इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से इनके पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये साझेदारी क्यों करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ये हमने शुरू में ही लुई कोशल मेथड जो दिया था पहले वीडियो में, उसमें हमने बताया था कि कोई भी तत्व साझेदारी या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इसलिए करते हैं ताकि उनका अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक क्यों पूरा करना चाहते हैं, कि वो अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पूरा करना है ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अष्टक पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम डबल बॉन्ड का एग्जांपल दे दिए, अब ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं, ठीक है ना।
ट्रिपल बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे। तो जिसमें हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं। नाइट्रोजन में 2 परमाणु हैं नाइट्रोजन के, और दोनों के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन की संख्या 3 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। ए भी 3 और ये भी 3 देगा। ठीक है, तो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से दिखा दिया। देखिए ये 6 और 2 8 हो गया, ये भी साझेदारी के द्वारा 6 और 2 8 होगा। तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? N2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तीनों समझ गए। अब हम चलते हैं कि इस प्रकार के जो अध्रुवीय हो गए। अध्रुवीय का मतलब जब दोनों समान प्रकार के होमोन्यूक्लियर एटम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें अध्रुवीय संश्लेषण बनते हैं। और ध्रुवीय संश्लेषण जब अलग अलग प्रकार के परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर इतना नहीं होता कि वो आयनिक बॉन्ड बना पाए, लेकिन अंतर होता है ना, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब कम का अंतर होता है। लेकिन उसमें एक बात और है कि अगर कोई संयोजक अणु में 50% से अधिक पोलर नेचर पाया जाए, नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी सहसंयोजक अणु में सहसंयोजक अणु में अणु या यौगिक में यदि 50% से अधिक आयनिक लक्षण पाया जाता है, अधिक ध्रुवीय लक्षण पाया जाता है, पोलर नेचर पाया जाता है, तो वह आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, अगर 50% से कम का अंतर होता है, पोलर नेचर कितना हो, 50% से कम का अगर डिफरेंस हो, तो उसे हम कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया और नॉन पोलर भी समझ में आ गया। तो अब यहां पे एक बात और, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में आया कि कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसकी डायरेक्शनल होती है, दिशात्मक होती है। दिशात्मक शब्द से ये तात्पर्य है कि या तो लीनियर होगा, या ट्राइगोनल होगा, या टेट्राहेड्रल होगा, या बाइपिरामिडल होगा, या पिरामिडल होगा। ठीक है, इनकी एक निश्चित ज्योमेट्री होती है। लेकिन हमने आयनिक में क्या पढ़ा था? निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस और आएगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा, यानी कि ध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होगा। और अध्रुवीय विलायक, जैसे अध्रुवीय विलायक समझते हो, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, ये सारे पदार्थ जो होते हैं, ये सारे विलायक हमने नाम बताया, ये सब अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स में ये घुलनशील होंगे, ये पानी में घुलनशील नहीं होंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में घुलनशील नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग कोवलेंट कंपाउंड्स में कमूमन क्या यूज करते हो? जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ये आपको जनरली जो देखने को मिलता है, आप लोगों को मिल सकता है इस प्रकार के यौगिक। ये अगर डाल के देखो तो पानी में घुलनशील नहीं है। मिट्टी का तेल डाल के देखो, पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। ठीक है ना, तो पानी में ना घुलने का कारण ये है कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स है। अब हाइड्रोकार्बन पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ तक तो अभी आपने कार्बनिक यौगिक का एग्जांपल सब दिया, चाहे हमने हाइड्रोजन का दिया, नाइट्रोजन का दिया, ऑक्सीजन का दिया। अब कुछ कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन का भी एग्जांपल देना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम लुई बिंदु सूत्र, ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे हम लुई बिंदु सूत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस ने दिया था
इसलिए इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताना चाहेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में, जैसे मीथेन का। मीथेन के बारे में सब लोग जानते हो। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने अभी बताया वो अभी नहीं, इसके आगे एक टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हम समझा देंगे कि किस प्रकार से इसकी क्या संरचना होती है। तो हम मीथेन, जैसे CH4, क्या नाम है इसका, मीथेन। मीथेन की संरचना देखिए, ये सब लुईस बिंदु सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो मीथेन में किसका कंपाउंड है, कार्बन का। तो कार्बन सेंटर में बनेगा। ठीक है, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1 2 3 4। हमने कार्बन को किससे दिखाया, इस तरीके से। अब सेकंड है इसमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संरचना 1 होती है। अब हाइड्रोजन को हम इससे दिखा रहे हैं, क्रॉस से। अब हाइड्रोजन को जब क्रॉस दिखा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन की संरचना 1 होती है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ऐसे ही 4 जगह 4 हाइड्रोजन साझा कर लेगा। ठीक है, 4 जगह 4 हाइड्रोजन साझा कर देंगे। इस तरीके से देखिए, अब इसके पास, कार्बन के पास 4 जगह एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्लियर? तो 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो गए तो सभी हाइड्रोजन के साथ में कार्बन की वैलेंस सिंगल बॉन्ड हो गया। देखिए, ये है मीथेन की संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, और इसकी संरचना इस प्रकार से आपने बनाई। आया समझ में? अब मीथेन के बाद हम आते हैं एथिलीन। ठीक है, इस पे आते हैं एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। एथिलीन। अब एथिलीन की संरचना C2H4 है। अब यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, और जो जानते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 कार्बन है। 2 कार्बन किस प्रकार से साझा करेगा। अब जैसे कार्बन है, एक और कार्बन है, और हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन की संरचना 4 होती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों का वो साझा करेगा, दोनों कार्बन, और 4 हाइड्रोजन भी है। तो हम पहले ही हाइड्रोजन को 2 जगह बांट लेते हैं। ठीक है, एक या इनके साथ में 2 हाइड्रोजन और इनके साथ में 2 हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कभी कर नहीं सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इनका है, हाइड्रोजन का है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक है, और जब हाइड्रोजन की साझेदारी हो जाए यहां पर एक, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ने इनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर दी। अब आप देखिए कि इन एक कार्बन को पहले देखिए, तो एक कार्बन के 4 वैलेंसी हमने बताया, तो 2 वैलेंसी को 2 हाइड्रोजन ने पूरा कर दिया। अब कितने बचे, 2 बचे, 4 हुए ना, तो 4 में आपके 2 वैलेंसी पूरे हो गए, 2 ही बचे हैं। तो जो 2 बचे हैं वो इन दोनों कार्बनों के मध्य क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन इनके, 2 इलेक्ट्रॉन इनके, तो इनके मध्य इनकी साझेदारी करा देंगे। तो देखिए अब इनके 8 पूरे हो गए, 4 2 6 और 2 8। ऐसे इधर देखिए 2 2 4 और 4 8। तो क्या हो गया, कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, और इनके मध्य सिंगल बॉन्ड, और इनके मध्य भी सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से ये एथिलीन अणु का निर्माण, इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन। डबल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक है, इसी प्रकार आप एसिटिलीन में देखिए, किसमें, एसिटिलीन में हम इसी आधार पर ही बनाएंगे एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, हमें 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ में हमें साझेदारी, तो सबसे पहले माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हमें किसके साथ किस परमाणु की साझेदारी करानी है। निश्चित होता है, आप अपने मन से नहीं करा सकते, लेकिन सबसे पहले एज्यूम तो करना पड़ेगा। जब तक हम एज्यूम नहीं करते तब तक हम इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, सोचना पड़ता है। तो 2 कार्बन है, तो एक बार बन चुका है, तो आपके सामने ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दूसरे कार्बन के साथ में भी एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर दीजिए, हाइड्रोजन के साथ में
एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर कर दी, सेम ऐसे ही इधर भी कर दी कि दो ही हाइड्रोजन हमारे पास है। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं कर सकता। जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं कर सकता है तो एक एक पहले उसको संतुष्ट कर लीजिए, हाइड्रोजन की साझेदारी पूरा कर लीजिए। पूरा करने के बाद आप जानते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो 4 में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने बचे? 3। तो 3 की साझेदारी आप दोनों के बराबर, इनके मध्य 3 इलेक्ट्रॉन इनके और 3 इलेक्ट्रॉन इनके, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 2 8 और ऐसे ही बनाएंगे 3 और 3 6 और 2 8। तो इसके मध्य क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया आपका एसिटिलीन। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन के मध्य भी एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो इस प्रकार से कार्बन कार्बन के मध्य भी जब हाइड्रोजन के साथ में साझेदारी करनी पड़ती है तो आप माइंड बैकअप करके चलिए कि कार्बन हम संयोजकता और उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, दो बात हमने विशेषकर बताया कि इस बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी का भी बना सकते हैं। तो हमने दो टॉपिक लेके चले थे आज हम, सहसंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब तक हम कोवलेंट बॉन्ड नहीं समझ सकते तब तक हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं समझ सकते। कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही अदर परमाणुओं के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड और सेमीपोलर बॉन्ड। उपसंयोजक बंध को डेटिव बॉन्ड या सेमीपोलर बॉन्ड्स भी कहते हैं। सेमीपोलर का मतलब उसमें आयनिक और सहसंयोजक है ना, आयनिक और कोवलेंट दोनों नेचर आंशिक रूप से पाया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं सेमीपोलर, अर्धध्रुवीय। और डेटिव बॉन्ड इसलिए कहते हैं, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज डेटिव बॉन्ड। डेटिव का कारण ये होता है कि उसमें तत्वों की एक तरफा साझेदारी होती है। एक तरफा साझेदारी का मतलब कि जो अदर तत्व होते हैं उसके अष्टक पूरा करने के लिए, उसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं और दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो देने वाले परमाणु और लेने वाले परमाणु के मध्य एक तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है और जो ले रहा है, तो देने वाले से डोनर से एक्सेप्टर के बीच में एक तीर का चिन्ह लगेगा। उस तीर की वजह से इसका नाम पड़ा है डेटिव बॉन्ड। ओके, क्लियर? तो उपसंयोजक बंध की परिभाषा आपको क्या देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की परिभाषा क्या देंगे? जब सहसंयोजक बंध बन जाते हैं उसके बाद, क्योंकि कोई ऐसा यौगिक तो हमने आज तक नहीं पढ़ा जो केवल उपसंयोजक बंध के द्वारा बना। उपसंयोजक बंध तब बनते हैं जब सहसंयोजक बंध पूरी हो जाती है। सहसंयोजकता पूरी होने के बाद फिर उपसंयोजक बंध बनते हैं। तो उपसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध, इसको हम कोऑर्डिनेट या डेटिव बंध भी कहते हैं। क्यों? कि जब कोई तत्व दूसरे तत्वों के साथ एक तरफा साझेदारी करते हैं, एक तरफा साझेदारी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु तथा ग्रहण करने वाले
परमाणु के मध्य एक तीर का चिन्ह, ठीक है, एक तीर का चिन्ह द्वारा इस बंध को प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए इसे डेटिव बंध कहते हैं, ठीक है। और ये तब होता है जब कोई यौगिक सहसंयोजकता अपनी पूरी कर लेते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है हर बुक्स में ये बातें ना लिखी हुई हो कि कोई यौगिक जब सहसंयोजकता अपनी पूरी कर लेते हैं, अपने बैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। इस बात को बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हम कहां पे उपसहसंयोजक बंध बना है और कहां पे सहसंयोजक बंध बना है। इस बात को क्लियर नहीं कर पाते। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले उनके मध्य जो बैलेंसी उसकी है उसको पूरी कर लीजिए। बैलेंसी पूरी होने के बाद फिर जो परमाणु बचेंगे उसके मध्य एक तरफा साझेदारी करा दीजिए, उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा और उसका भी स्तर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, ओजोन। ओजोन का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, सूत्र भी जानते हो, नहीं जानते हो तो याद कर लो, O3 यानी कि 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन। अब ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं और हम सभी लोग अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन परमाणु में बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उन दोनों ऑक्सीजन के मध्य क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन हमारे पास है, चाहे यहां पे लिख लो चाहे यहां पे देखो, 3 ऑक्सीजन है और अगर हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करा दें, ठीक है, इन ऑक्सीजन को अगर सपोज हम थोड़ी देर के लिए डॉटेड स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखा दिए और इनको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से क्रॉस चिन्ह के द्वारा दिखा दें, तो इनके मध्य देखिए, इनके मध्य जो दोनों ऑक्सीजन हैं इनके अष्टक पूरे हो गए, इनकी बैलेंसी भी पूरी हो गई। यही बात मैंने कहा था कि इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके मध्य किस प्रकार की साझेदारी होगी, एक तरफा। कैसे कि अब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इनकी संयोजकता पूरी हो चुकी है, तो संयोजकता जब पूरी हो चुकी है तो ये साझेदारी तो नहीं करेगा, एक तरफा साझेदारी यहां से करा दीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो इसके साथ, अब ये जैसे बॉन्ड्स यहां पे बनाया ऐसे यहां पे भी बना सकते हैं, है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इन ऑक्सीजन और इन ऑक्सीजन के बीच में एक तरफा साझेदारी की है तो हम ये साझेदारी यहां पे भी करा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने इस वाले ऑक्सीजन ने इनको इलेक्ट्रॉन दिया है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्यों नहीं, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास भी है, लेकिन जो बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उन्होंने इसको दे दिया है कि अपना अष्टक पूरा करो। तो जब इन्होंने दे दिया तो इसके मध्य किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, देखिए इन्होंने तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी की तो इनके मध्य तो डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इसके मध्य डेटिव बॉन्ड बनेगा ये। अब यही काम अगर यहां करते तो ये हो जाता है कि यहां पे एरो फिर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बन जाता, तो यहां पे डेटिव बॉन्ड बन जाता। तो ये जो बॉन्ड बना है ये क्या बना है, ये इतना केवल उपसहसंयोजक बंध है, क्या है, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध है। और ये जो बना है ये सहसंयोजक बंध है, ये क्या है, सहसंयोजक। तो सहसंयोजक बंध बनने के बाद ही उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, इस बात को बहुत जरूरी है समझना। और बहुत सारी किताबों में मैंने देखा भी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, जो बड़े अणु होते हैं तो उसमें सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध में बहुत क्लियर कट डिफरेंस नहीं दिखाते हैं, तो वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप लोग समझ जाओगे कि कहां पर ये दिक्कतें आती है, ठीक है। उपसहसंयोजक बंध के आप अपने किताबों में भी देखोगे
सिंपल एग्जाम्पल में से मैं एक देता हूं, क्योंकि हमारे नजर में तो सिंपल हो सकता, आपकी नजर में थोड़ा सा टफ हो। तो जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक। तो एक बात और छोटी सी बात है कि जैसे मान लो यहाँ पे 3 प्रकार के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 1, 3 प्रकार के परमाणु हैं। तो हम सेंटर में किसको रखें? बहुत से शुरुआती बच्चे जो स्टार्टिंग स्टेज पे हैं वो नहीं समझ पाते कि हम हाइड्रोजन से शुरुआत करें कि ऑक्सीजन से शुरुआत करें कि नाइट्रोजन से। हम इस बात को भी समझाना चाहते हैं कि ये इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। किसका अम्ल है? नाइट्रोजन का अम्ल है। तो इसका मुख्य मालिक यानी कि जो सेंटर में होगा वो नाइट्रोजन। किसके यौगिक है? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन को सेंटर पे रखेंगे यहाँ पे। तो नाइट्रोजन को सेंटर में रखेंगे। अब नाइट्रोजन के बारे में हम क्या जानते हैं? बस इतना जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी 3 है। तो जानते ही है ना। तो इसमें सबसे पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। हो सकता है कभी कभी मिटाना भी पड़ सकता है, आप लोग उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन में हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। ये नाइट्रोजन के लिए हमने क्या दिखाया? डॉट। और हाइड्रोजन के लिए हम दिखाया क्रॉस, और ऑक्सीजन के लिए दिखा देंगे प्लस। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके साइन चिन्ह हमने पहले बता दिया। तो किसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे? तो अब हम यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अब इनके मध्य हमें सामंजस्य बिठाना है। कहां पे रखें कि इसकी सभी की वैलेंसी पूरी हो जाए और सभी के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अब हम यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी हम सभी लोग जानते हैं कितनी होती है? 2। अगर इस ऑक्सीजन के साथ में एक वैलेंसी दिखा दे रहे हैं और ऑक्सीजन प्लस से दिखाया हमने तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 दिखा रहे हैं। और इसी ऑक्सीजन की एक वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ करा दें। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई। देखो, एक यहाँ और एक यहाँ पर, और इनके 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए। क्लियर? अब नाइट्रोजन की एक वैलेंसी पूरी हुई, ऑक्सीजन की 2। इस ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पूरी हो जाए, हाइड्रोजन की भी पूरी हो गई। एक तरफ से हमें हाइड्रोजन की से मुक्ति मिल गई। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास कितनी बची है? 3 होती है। एक हमने पूरा कर लिया। कितना पूरा कर लिया? 1। अब कितनी बची है? 2 और ऑक्सीजन हमारे पास है 2, और दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता कि हम दोनों ऑक्सीजन के साथ दोनों जगह साझेदारी करा दें। तो क्या करना है? हमें एक ऑक्सीजन के साथ उसकी जो 2 साझेदारी है वो पूरी करानी है। तो एक ऑक्सीजन के साथ जब पूरी करानी है तो हम क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हम दोनों तरफ करा देंगे। ठीक है। तो इस ऑक्सीजन की साझेदारी पूरी हो गई। अब नाइट्रोजन की भी साझेदारी पूरी हो गई कि देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी की हमने, एक तो 3 साझेदारी इसकी थी, 3 पूरी हो गई। और 3 पूरी होने के बाद उसका अष्टक भी पूरी हो गई। देखिए 2, 2, 4 और 4, 8 पूरे हो गए। तो हमने क्या कहा था कि जब उनकी साझेदारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसका अष्टक भी पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों प्रकार के परमाणुओं की जो हमने साझेदारी की सबकी अष्टक पूरी हो गई। अब जो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है वो एक तरफा साझेदारी करेगा। एक तरफा साझेदारी को कहते हैं उपसर्जन बनाएगा, क्योंकि हमें परमाणु तो सभी को संतुष्ट करना है। 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, 1, 2 और एक और ऑक्सीजन है उसके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, हम यहीं पे लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इस ऑक्सीजन को यहाँ पे यहाँ नहीं लिख सकते। अगर यहाँ लिखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें नीचे लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फिर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने लिख दिया। इसके भी अष्टक पूरे हो गए। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और इन्होंने इस ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो देने वाला इलेक्ट्रॉन तत्व होता है वहां से लेने वाले तत्व के बीच में एक तीर का चिन्ह से इस बॉन्ड को दिखाएंगे। इसीलिए इस बॉन्ड को हम डेटिक बॉन्ड या ऑक्सीजन बॉन्ड या सेमीपोलर बॉन्ड्स कहेंगे। ठीक है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? बॉन्ड्स के द्वारा। इसके मध्य डबल बॉन्ड बना है,
इसके मध्य सिंगल बॉन्ड बना है, इसके मध्य सिंगल बॉन्ड बना है और इसके मध्य डेडी बॉन्ड बना है। ये इसकी समस्या, ठीक है, आया समझ में। तो हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी किसी किताब में यहाँ पे तीर का चिन्ह ना दिखाया करके सिंगल बॉन्ड में दिखाया गया है या डबल बॉन्ड दिखाया गया कि वो गलत है, 100% गलत है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तब तो बाकी बातें कर लेंगे। आपको सल्फ्यूरिक अम्ल समझा दे रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। गंधक अम्ल भी कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल, क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल। गंधक का मतलब होता है सल्फर, ठीक है। ये जो सल्फर है इसको गंधक। तो ये केंद्र में है, केंद्र में कौन रहेगा, सल्फर रहेगा। और सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनकी भी संयोजकता 2 होती है। तो हमें 2 ही संयोजकता है इसकी, और 2 संयोजकता के साथ में हमें 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को संतुष्ट करना है। तो समझ सकते हो कितना बड़ा टास्क है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको मैं नहीं समझता कि कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो कि उसको रटा सकता है, रटा नहीं सकता कोई। मैंने देखा बहुत सारे केमिस्ट्री टीचर बच्चों को रटने के लिए दे देते हैं, अरे ये कैसे रटोगे, इसको समझना है, बैलेंसी को समझना है, इसके अष्टक को पूरा करना समझना है ना, तभी कर पाओगे। इसको रट नहीं सकता कोई, ठीक है ना। केमिस्ट्री समझने की चीज है। अब सल्फर बना दिया हमने, सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब हमने कुछ सोच के ही बनाया, कहीं पे 2 कहीं पे 1 बनाया है ना। क्या सोचा हमने, कोई बता सकता है कि हमने ये सोचा कि अगर मान लो जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवा दिया जाए और सल्फर की साझेदारी पूरी करवा दिया जाए। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ करवाना चाहते हैं, और इन ऑक्सीजन की दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करा दी। किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर ये हाइड्रोजन पूरा करा दिया और ऑक्सीजन की एक संयोजकता इधर और एक संयोजकता इधर, तो ये ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा कर दिया, हाइड्रोजन का पूरा का ऑक्सीजन। ऐसे ही इस तरफ भी करा दो, सेम इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे बनाया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये बनाया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ये बना दिया, और इसमें से फिर वही सेम एक हाइड्रोजन के साथ में इसकी साझेदारी करा दी, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे साझेदारी करवा दिया, और ये ऑक्सीजन का पूरा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक साथ में सल्फर की भी संयोजकता पूरी कर दी और ऑक्सीजन की भी और हाइड्रोजन की। इनके देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 तो 6 तो 8। इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, हाइड्रोजन के दोनों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, 2 पूरे हो गए। अब ये तो बचे हुए हैं 2 जोड़ा, और हमारे पास ऑक्सीजन बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, 1 2 तो 2 यहाँ हो गए, 2 और बचे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन जो बचे हुए ऑक्सीजन है उनकी यहाँ पर एक तरफ साझेदारी करवा देंगे, ठीक है। इनके साथ में इसकी साझेदारी यहाँ पे करा दिए, सेम ऐसे ही इन वाले ऑक्सीजन के साथ में करा दो, दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से ये H2SO4 का निर्माण हो गया। अब जहां जहां जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है उतने ही बॉन्ड्स आप बना एक सिरे से, कहीं बीच में स्टार्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, और इस ऑक्सीजन इस सल्फर के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बना, इसके मध्य सिंगल बॉन्ड बना, इसके मध्य भी सिंगल बॉन्ड बना, ये बना। और इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन दिया था इसके मध्य। तो ये बन गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आ रहा समझ में? अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझाता हूं। देखिए ये सल्फर यानी गंधक अम्ल है, तो सेंटर में सल्फर बनाया हमने, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ब्लैक कलर से दिखाया हमने सल्फर के इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, जो 2 एक यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस ऑक्सीजन के साथ करा दिया, इसी ऑक्सीजन की 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी इस हाइड्रोजन के साथ करा दिया। सेम वही हमने इस तरफ किया,
कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सल्फर के साथ और उसी ऑक्सीजन की एक और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता पूरी होगी। हमने ये कहा कि साझेदारी उतना ही करेगा जितनी उसकी संयोजकता होगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो दोनों यहाँ पे पूरा हो गया, इनका भी पूरा हो गया। हाइड्रोजन की एक संयोजकता होती है, ये इनका पूरा हो गया, इनका पूरा हो गया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बचे हुए हैं उनकी हमने एक तरफा साझेदारी करा दी, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। तो हमने एक बात पे विशेष जोर दिया था कि जब संश्लेषक बंध अपना काम पूरा कर लेता है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो एक तरफा साझेदारी द्वारा उप संश्लेषक बंध बनाते हैं। समझ में आया? तो इसमें आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं समझता हूं अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एक बार गलती हो सकती, 2 बार गलती हो सकती, 3 बार गलती नहीं होगी अगर आपको ये समझ में आ गया। ठीक है ना? तो ढंग से इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर ना समझ में आए तो उसको जरूर लिखिए। मैं आपका बिल्कुल जो है जब तक ना समझ में तब तक उत्तर दूंगा। ठीक है? मन से पढ़िए और समझ के पढ़िए, केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद।